हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की 17 फरवरी में जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम्स हुआ था, इसके CDP के 30 क्वेश्चन। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने 16 फरवरी का क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें हमने CDP के 30 क्वेश्चन किए थे। आप इनके आंसर जरूर लगाएं। आप इन 30 क्वेश्चन के माध्यम से कितने सही कर पाते हैं कमेंट्स बॉक्स में अंत में ज़रूर बताना। ठीक है, और एक बार फिर से आपको संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2 और 3 का मौका मिलने वाला है, तो तैयारी अभी से आपको मजबूती के साथ करनी होगी ताकि आप CDP में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आइए देखते हैं 17 फरवरी का ये पेपर है आपकी फर्स्ट शिफ्ट में जो CDP के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, डैश विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी जो बुद्धि है आपकी वो विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। तो मंदता से कौन सी बुद्धि जुड़ी होती है आपकी? जो मंद बुद्धि होगी वह यहाँ पर मंदता से जुड़ी होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मंद बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा होती है, इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। और पिछली शिफ्ट में भी हमने देखा था, वहाँ भी यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन बने हुए थे बाल केंद्रित शिक्षा से। और यहाँ पर भी देखेंगे आप तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ दिया है बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्न अनुसार आंकना चाहिए। तो किस तरीके से हमें आंकना चाहिए? क्या गतिविधियों के माध्यम से, उनके परीक्षा परिणामों के अंकों से? नहीं, मतलब परिणाम और अंक की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, फिर दिया है बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव। तो बिल्कुल ए हो सकता है। फिर दिया बच्चे के पिछले अनुभव, केवल पिछले अनुभव और केवल गतिविधियाँ भी यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो कैसे तैयार की जाती है? तो बच्चे की रुचियों, इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए और सभी बच्चों को देखते हुए जो शिक्षा व्यवस्था तैयार की जाती है हमारी, वही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है बाल केंद्रित शिक्षा में। देख लो आप यहाँ पर रेगुलर में ही 2 क्वेश्चन आ गए आपके बाल केंद्रित शिक्षा से। ठीक है, क्या दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर क्या शामिल होता है? तो क्या तुरंत या मौके पर मूल्यांकन? तो ऐसा नहीं होता कि जब जरूरत पड़ी तभी यहाँ पर मूल्यांकन कर दिया, नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, ये भी गलत है। फिर दिया है अधिक योगात्मक। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, रचनात्मक और योगात्मक, मतलब जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है और एक समेटिव मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो अंत में किया जाता है, जैसे वार्षिक परीक्षाएं। तो ये तो गलत हो गया कि केवल एक बार ही मूल्यांकन कर दिया, जबकि बाल केंद्र शिक्षा जो होती है वो रचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पर अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है सतत और व्यापक तरीके से, मतलब रेगुलर किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 रहेगा, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन बाल केंद्र शिक्षा में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, देख लो यहाँ फिर से एक क्वेश्चन आ गया आपका प्रगतिशील शिक्षा से। तो 3 क्वेश्चन हो गए रेगुलर में जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा और आपके बाल केंद्र शिक्षा से पूछे गए हैं। दिया है निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो दिया है निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर, केवल पाठ्य पुस्तकें बिल्कुल गलत है। उन विषयों पर नम्यता यानी फ्लेक्सिबिलिटी जो छात्र सीखना चाहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। फिर दिया है जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर। बिल्कुल, जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशलों पर जोर इसमें देना चाहिए। यहाँ अच्छे अंक की बात की है जो कि गलत है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब आपने प्रगतिशील शिक्षा पढ़ी होगी, इसके जनक कौन माने जाते हैं? हमारी जॉन डीवी, जिन्होंने लेबोरेटरी विद्यालयों की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। जो प्रदर्शन बुद्धि होती है, मतलब हमें बुद्धि को प्रदर्शित करके बताना है कि किस तरह की बुद्धि, और हम किस तरह से बुद्धि को प्रदर्शित कर सकते हैं? क्या मौखिक रूप से बुद्धि को दर्शा सकते हैं? नहीं। समझ के द्वारा भी नहीं। संख्यात्मक, क्या संख्या के माध्यम से हम बुद्धि को बता सकते हैं? नहीं। चित्र व्यवस्था के माध्यम से हम बुद्धि को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, हमें परफॉर्मेंस करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे? पिक्चर के माध्यम से। चित्र मौखिक नहीं बना सकते, संख्या के माध्यम से नहीं बना सकते और समझ के माध्यम से नहीं बना सकते, जबकि चित्र बनाना है तो हमें उसका प्रदर्शन करना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज को समग्रता के रूप में
इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये सिद्धांत हैं, तो हमें बताना है कि किस सिद्धांत के द्वारा हम किसी चीज़ को समग्रता के रूप में सीख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर दिया है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, नहीं ये नहीं हो सकता। चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, ये भी नहीं हो सकता। फिर दिया है प्रयत्न त्रुटि, ये नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, अर्थात चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन के माध्यम से इसे हम समग्रता के रूप में सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है शब्द सामंजस्य किससे संबंधित है। तो जो सामंजस्य शब्द है वो इन 4 शब्दों में से किससे जुड़ा हुआ है। तो क्या व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, बुद्धि या प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व। जब आपका पर्सनालिटी बेहतर होगी तो आप सामंजस्य का भाव रखेंगे, एक दूसरे से मेल जोल रख पाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका व्यक्तित्व। जबकि जो आपका मनोवृत्ति एटीट्यूड होता है, ये आपका नजरिया होता है, बुद्धि अलग प्रकार है और मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है यहाँ पर एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह। मतलब लिंग के आधार पर, लिंग एक जैविक संरचना होती है जबकि जेंडर एक सामाजिक संरचना होती है। तो यहाँ पूछा है कि एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ जो पूर्वाग्रह होता है वो क्या है। तो वो उसका लैंगिक भेदभाव दर्शाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा जेंडर वाइज, मतलब लैंगिक भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। तो इस प्रकार से आपके साइंस के भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो देखिए क्या दिया है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है सभी को पता है स्टेप्स होती है जो कान में पाई जाती है। अब पूछा है कि ये कहाँ पर पाई जाती है, अंदर, बीच में या बाहर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बीच में। और आपको पता होगा कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 3 हड्डियाँ होती हैं, इनकस, मेलकस और एक और होती है। तो जो आपकी एक यही स्टेप्स, ठीक है। तो इनकस, स्टेप्स और मेलकस, तो जो स्टेप्स होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, आपके बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो इसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण क्या है। तो आपने पढ़ा होगा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जो एरिक एरिक्सन ने दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बताई हुई हैं, ठीक है। तो पहली अवस्था क्या होती है, स्वतंत्रता, विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। और इनकी जो अंतिम 8वीं अवस्था होती है वो क्या होती है, अखंडता बनाम निराशा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। और जब हम इनका सिद्धांत करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को नेस्ट अध्ययन के रूप में जाना जाता है। मतलब एक समय निर्धारित किया गया है और उसमें समान बच्चों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, अर्थात अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशीलता परामर्श दृष्टिकोण की सीमा है। मतलब इनमें से एक कौन सी ऐसी ग्रहणशीलता है जो परामर्श दृष्टिकोण की सीमा को दर्शाता है। तो यहाँ दिया है इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। जब हम किसी को परामर्श दे रहे हैं तो हमें उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, जिसका भी हम उसको परामर्श दे रहे हैं, तो ये हो सकता है। फिर दिया है परामर्श का अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण, मतलब ये इतना सही नहीं है। और फिर दिया है अत्यधिक प्रभावी और व्यवहारिक दृष्टिकोण, ये भी नहीं हो सकता। और परामर्श में अधिक लक्ष्य और समन्वित दृष्टिकोण, तो ये भी नहीं। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा, वैसे तो सभी सही हैं लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पर देखना होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कुछ बच्चों ने तो बड़ा ऑप्शन देखकर ही लगा दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जिससे कि शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा तरीका है जिससे जो शिक्षक हैं वो विद्यालयी शिक्षा में जो विशेष आवश्यकता वाले, जैसे मान के चलिए कोई विकलांग बालक हो गए, ठीक है, पिछड़े बालक हो गए, समस्यात्मक बालक हो गए, अपराधी बालक हो गए, तो इनका उचित तरीके से मार्गदर्शन शिक्षक कैसे कर सकता है। तो क्या उनको अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देगा तो वो क्या कार्य करने लगेंगे, नहीं। अधिक परीक्षण अंक देकर, ये भी नहीं। अधिक गृह कार्य, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा उनका सहयोग करें और उनको बेहतर से बेहतर सुझाव देंगे तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख पाएंगे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड होगा। और जितने भी हमें आंसर लगाने हैं वो सभी बाल केंद्र शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाने हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे के पक्ष में ही सारा कुछ यहाँ पर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का उदाहरण है। तो आपने मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत पढ़ा होगा। इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बताई है शारीरिक आवश्यकताएं, फिर इसके बाद में सुरक्षा की आवश्यकताएं, ठीक है। इस तरह से 5 आवश्यकताएं। तो यहाँ शारीरिक नहीं दिया गया है, तो सबसे निम्न मतलब जो सबसे निचली आवश्यकता होती है वो सबसे निम्न स्तर की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सुरक्षा की आवश्यकता मतलब सेफ्टी जो नीड्स होती हैं ये सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता यहाँ पर मानी जाती है। सबसे उच्च स्तर की यदि आपसे पूछता है तो वो होती है आत्मसिद्धि की, आत्मबोध की आवश्यकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। वर्तमान में 10 प्रकार की बुद्धियां मानी जाती हैं। 9वीं बुद्धि है वो प्रकृतिवादी है और जो 10वीं बुद्धि है वो आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि मानी जाती है। तो यहाँ पूछा है कि जो यातायात के माध्यम से जो नेविगेट कर रहा है उसमें कौन सी बुद्धि होगी। तो क्या प्राकृतिक वादी बुद्धि होगी, स्थानिक बुद्धि होगी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी या भावनात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्थानिक बुद्धि उसमें होगी, ठीक है। जब उसमें स्थान का ज्ञान होगा तभी तो वह नेविगेट कर पाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार मिलता है। किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है। मतलब एक निश्चित है, यहाँ पर क्या है, निश्चित है कि यदि तुम एक सही उत्तर कर पा रहे हैं या कर रहे हो तो उसके लिए 1 स्टार मिलेगा, ये निश्चित है। तो इसका राइट आंसर होगा निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची, ठीक है। नेक्स्ट है, दिया है अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता यह है कि, मतलब इनमें से एक विशेषता क्या है, किसकी, रचनात्मकतावाद की। तो इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। फिर दिया है जांच और नियत कार्य मतलब जो असाइनमेंट होते हैं का उद्देश्य केवल निम्न, केवल। फिर दिया है यहाँ पूर्णतया शिक्षक के निर्देश, पूर्णतया शिक्षक भी नहीं। फिर दिया है प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया को हतोत्साहित, तो हतोत्साहित भी यहाँ पर गलत दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कौशल को इस प्रक्रिया के द्वारा सबसे अच्छे तरीके से विकसित कर सकते हैं, किसके द्वारा। क्या उत्तर लिखने से, क्या वर्ड गेम खेलना या क्विज करने से, क्या पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना या शब्दावली। कहीं भी आपको शब्दावली देखने को मिल जाए, व्याख्या देखने को मिल जाए, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं और जो गलत होते हैं, ठीक है। केवल वर्ड गेम खेलना भी गलत है और उत्तर लिखना, जब लिखने को बस यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है तो बाकी कौशल यहाँ पर छूट रहे हैं, तो ये भी गलत। इसका राइट आंसर होगा यदि हमें पठन कौशल की प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से विकसित करना है तो बीच बीच में जो पाठ में शब्द आते हैं उनके उपयोग पर बच्चों का ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम हो सकते हैं। मतलब असमर्थता कोई भी हो, चाहे अपंग हो, चाहे देखने में असमर्थ हो, चाहे सुनने में असमर्थ हो, चाहे चलने में असमर्थ हो, ये सारी असमर्थताएं हैं बच्चे में, फिर भी बच्चा क्या कर सकता है इनमें से। क्या चल सकता है, चलने में असमर्थ होगा तो चल नहीं पाएगा, सुनने में होगा तो सुन नहीं पाएगा, देखने में होगा तो देख नहीं पाएगा, लेकिन सीख सभी सकते हैं। चाहे वो देख ना सकता हो, पढ़ ना सकता हो, बोल ना सकता हो, लेकिन सीख सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 होगा, लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है यहाँ पर व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं। मतलब जो व्यवहार के जन्मजात पैटर्न होते हैं, और जन्मजात पैटर्न क्या कहलाते हैं, तो क्या पहचान, ड्राइव, सहज ज्ञान या बुद्धिमत्ता। तो जन्मजात पैटर्न क्या होते हैं, सहज ज्ञान, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 होगा, जो बच्चा जन्म से ही प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है बच्चों में पक्षाघात तनाव विकार जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं। तो यहाँ दिया है घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, दूसरों में बिल्कुल रुचि ना होना, दूसरों से नाराज होना। तो जो पक्षाघात होता है इसका राइट आंसर घटना से जुड़े स्थानों और उन लोगों से बचना, इसका राइट आंसर होता है। तो एक डिसऑर्डर आपका पूछा जाता है, पिछली बार OCD पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार क्या पूछ लिया, पक्षाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत होते हैं। तो यहाँ पर जीन के माध्यम से, और जीन एक आनुवंशिक संरचना होती है, और आपने पढ़ा होगा पालन पोषण, क्या पढ़ा होगा, प्रकृति एवं पालन पोषण। तो प्रकृति और पालन पोषण में प्रकृति जो होती है ये आपकी प्राकृतिक होती है, जबकि जो आपका पालन पोषण होता है प्रकृति क्या वंशानुगत होती है, प्रकृति क्या होती है वंशानुगत, जबकि पालन पोषण आपका वातावरण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर
वंशानुगत की बात की गई है तो ये क्या होती है, एक प्राकृतिक सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, एक प्राकृतिक सिद्धांत है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित है। मतलब यहाँ पर सृजनशीलता से संबंधित तो मतलब अलग अलग तरीके से क्रिएटिविटी कर सकता है बालक, अलग अलग तरीके से यहाँ पर सोच सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर अभिसारी दिया है, आपको इंग्लिश वर्ड देखना है। यहाँ दिया है अलग सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे अपसारी सोच कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अलग सोच, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन कहते हैं। आउट द बॉक्स मतलब कितने ही तरीके से यहाँ पर बालक सोच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24 दिया गया है, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर। मतलब जो यूनिवर्सल ग्रामर की बात है वो किन्होंने अपने सिद्धांत में की है। तो भाषा विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, एक इसका है आपके नोम चॉम्स्की का। ठीक है, जिन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की हुई है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है यहाँ पर बुद्धिमत्ता डैश और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। तो जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है, इंटेलिजेंसी जो होती है, ये हमारे किसके, हेरेडिटी मतलब आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का उत्पाद। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, केवल वातावरण, केवल वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो दोनों हमेशा सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यहाँ पर मिनीसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसकी डैश को मापता है। मतलब योग्यता को मापता है, किसी भी व्यक्ति की एप्टीट्यूड को मापता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल है। तो क्या मूल्यांकन, अभिसारी, अपसारी या अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अपसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। किसी भी पीआई का मान का यदि हमें मूल्यांकन करना है तो अनेक तरीकों से यहाँ पर सोचना पड़ेगा, और जब अनेक तरीके आ जाते हैं तो वो अपसारी होता है, जबकि केवल एक तरीके की बात की जाती है तो वो अभिसारी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई। तो ये हमने अभी पढ़ा था, किसके द्वारा, हमारे पावलाव के द्वारा। किसके द्वारा, पावलाव, आईपी पावलाव, इवान पेट्रोविच पावलाव, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते की लार ग्रंथि जो पैरोटिड ग्रंथि होती है उस पर इन्होंने प्रयोग किया, लार एकत्रित की थी। ठीक है, और इसके लिए उनको पाचन क्रिया के क्षेत्र में 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है। मतलब जो संवेदना होती है उसके माध्यम से उद्दीपन का चयन करने का विशिष्ट अभिलक्षण क्या होता है। तो समझ होती है। क्या होती है, समझ। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी मानी जाती है, और संवेदना जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और जो हमारे ज्ञान तंतु होते हैं वो ज्ञान को जब हम उसे समझ लेते हैं कि ये चीज़ ए है, तो फिर समझ को ही क्या कहते हैं हम, परसेप्शन यानी बोध कहते हैं। और राइट आंसर आपका इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ज्ञान की पहली सीढ़ी संवेदना होती है, जबकि दूसरी सीढ़ी जो होती है आपकी प्रत्यक्षीकरण होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। दिया है यहाँ पर सर्वात्मवाद यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है, चाहे आपका जीवित वस्तुएं हों या निर्जीव वस्तुएं हों, उनमें किसी भी प्रकार की चेतना है। मतलब जो सर्वात्मवाद होता है वो यह मानता है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी भी प्रकार की चेतना है। फिर दिया है निम्न में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता। तो एक ऐसा ऑप्शन है जो सर्वात्मवाद पर क्या नहीं करता, वर्णन नहीं करता। तो सर्वात्मवाद मतलब जो कुछ भी है, चाहे निर्जीव हो या सजीव, वो क्या है, उसमें चेतना है, मतलब वो जीवित है, ऐसा मानता है सर्वात्मवाद। तो देखते हैं, यहाँ दिया है एक बच्चा जो एक कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुंचाता है और खुशी से शरारती कुर्सी को धकेल देता है। उसको ये लगता है कि यदि हम इसको धकेल देंगे तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा। तो ये तो सर्वात्मवाद को दर्शा रहा है, तो ये है। फिर दिया है फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता, ये बाद में देखेंगे। फिर दिया है एक ऊंचे पर्वत को पुराना माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा सर्वात्मवाद के अनुसार। फिर दिया एक कार जिसे शुरू नहीं किया जाएगा उसे थका हुआ या बीमार बताते हैं। तो बच्चा ये समझता है कि कार यदि चालू नहीं हो रही है तो वो थक गई है, तो ये भी सर्वात्मवाद को दर्शा रहा। लेकिन यहाँ दिया है फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई कि यदि फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है तो फैंसी ड्रेस की बात की जानी चाहिए थी, यहाँ फायरमैन की बात कर दी, तो ये गलत है और यही इसका वर्णन नहीं करता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के CDP के 30 प्रश्न लेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।